गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। तो हम मौजूद है दिल्ली के संजय लेक पार्क में। चाणक्यपुरी आईएनए के पास ये पार्क है और सुबह सुबह यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो फिटनेस के लिए आते हैं। और हम इसलिए कहते हैं कि हमारे साथ बने रहिए, थोड़ा सा आप भी वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को फिट रखिए और खबरों से तो हम आपको अपडेट कराते ही रहेंगे। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। बात लोकसभा चुनाव की, जिसकी तैयारियों को लेकर, प्रचार को लेकर तमाम पार्टियां जो है वो दमखम दिखा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी में मौजूद थे और आज वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करने वाले हैं। तो कल उन्होंने केंद्रीय चुनाव कार्यालय का वाराणसी में उद्घाटन किया और इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता था। आप भी देखिए। 1 जून को वोट देने जाएंगे, कमल फूल पे बटन दबाएंगे, कमल फूल पे बटन दबाएंगे, सारे जनता के भाग्य आज खुल जाएंगे, मोदी आएंगे। वाराणसी में बीजेपी महिला मोर्चा का ये जोश दिखा अमित शाह के कार्यक्रम में। गृह मंत्री 2 दिनों के दौरे पर काशी में हैं। यहाँ उन्होंने बीजेपी केंद्रीय चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद 5000 पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। 542 सांसदों में स्पर्धा हो जाए तो और किसी का नंबर न लगे, ऐसे मेरे काशी शहर को बहुत अच्छे तरीके से विकसित करने का काम भी हमारे सांसद नरेंद्र मोदी जी। इतनी व्यस्तताओं के बावजूद 50 बार काशी आए और जब भी आए तब कई प्रकार की सौगातें लाए। कार्यकर्ताओं ने भी पीएम मोदी को प्रचंड जीत दिलाने का संकल्प लिया। मोदी जी ने देश में 400 पार का लक्ष्य दिया है। 400 पार का लक्ष्य करने का जिम्मेदारी पूरे देश के भाजपा के कार्यकर्ताओं। एक और काशी में बीजेपी मेगा रणनीति पर काम कर रही है तो वहीं चुनावी शतरंज पर विपक्ष भी अपनी स्ट्रैटेजी सेट करने में जुटा है। आज अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी वाराणसी में एक साथ मंच पर होंगे। ये रैली पीडीएम न्याय मोर्चा के तहत होने वाली है। चलिए बात आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर की करते हैं। जो विरासत टैक्स है उसको लेकर सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया उसके बाद कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देखिए कांग्रेस के खतरनाक इरादे खुलकर सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। कहा कि कांग्रेस देश के लोगों की संपत्ति छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की तैयारी में है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह का आरोप है कि कांग्रेस संपत्ति का सर्वे कराएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। चुनावों के बीच विरासत टैक्स को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सारा विवाद कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान से शुरू हुआ। पित्रोदा ने कहा है कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स की व्यवस्था है। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास $10 करोड़ की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद बच्चों को केवल 45% संपत्ति ही मिलेगी और बाकी 55% सरकार ले लेगी। हालांकि कांग्रेस ने पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान से किनारा करते हुए उनका निजी बयान बताया है। अभी जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की है वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन नहीं है।
मैं साफ कर देना चाहता हूं। रात 9 बजे न्यूज की पाठशाला में हमारे कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा ने पूरे रिसर्च के साथ बताया है कि विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस और बीजेपी का स्टैंड क्या रहा है। और देखिए, अगर किसी वजह से आपसे ये एपिसोड मिस हो गया है तो चलिए हम आपको रिकैप करा देते हैं और साथ ही याद भी दिलाते हैं कि हर रोज न्यूज की पाठशाला रात 9 बजे देखना बिल्कुल मत भूलिए। कांग्रेस पार्टी आज तो ये सफाई दे रही है कि उसका विरासत टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, कोई उनका प्लान नहीं है। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी तो कांग्रेस के दिग्गज इसकी जमकर वकालत कर रहे थे। जुलाई 2011 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ाने के लिए विरासत टैक्स लगाने की बात कही थी। फिर नवंबर 2012 में पी चिदम्बरम ने कहा था कि क्या हम इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि देश की दौलत कुछ लोगों के हाथ में सीमित है। फिर भी वो ये कहने में सावधानी बरत रहे हैं कि विरासत टैक्स लाना चाहिए। यानी साल 2012 में भी कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स लाने पर विचार कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ 2014 में चुनाव से पहले वो दिल्ली की करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को बांट रही थी, जिसके बारे में हमने आपको पहले पाठशाला में बताया है। देश की संपत्ति वक्फ बोर्ड को दी जा रही है और देश के लोगों की संपत्ति जो है वो लेके देश में बांटो, ये हिसाब है। इनहेरिटेंस टैक्स के मुद्दे पर फंसी कांग्रेस ने अपने बचाव में यह तर्क देना शुरू किया कि जब मोदी सरकार आई तब भी इनहेरिटेंस टैक्स लाने की बात हुई थी। कांग्रेस ने इसके लिए पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के पुराने बयान दिखाए और दावा किया कि मोदी सरकार के मंत्री तो खुद इसकी वकालत कर रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए इस मुद्दे पर उनका स्टैंड क्या है। हालांकि यह मुद्दा उठाकर कांग्रेस खुद ही फंस गई, क्योंकि यह बात तो सही है कि उस वक्त जयंत सिन्हा ने इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर कुछ सुझाव रखे थे, कुछ बयान भी दिए थे, कुछ ट्वीट भी किए थे। लेकिन उस वक्त जयंत सिन्हा के सीनियर मिनिस्टर अरुण जेटली और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सुझावों को खारिज कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं बॉस, देश में ये संपत्ति पर टैक्स और विरासत टैक्स नहीं लगेगा। तो आप जो ट्वीट दिखा रहे हो, जो सुझाव के बारे में बता रहे हो, उसके बारे में तो पब्लिक को पता चलेगा, तो ये पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ये टैक्स नहीं लगेगा और वो रोक चुके हैं। तो फिर सवाल कांग्रेस पे चला जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि जयंत सिन्हा ने देश की पूरी आबादी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति रखने वालों के लिए सुझाव दिया था, जिनकी आबादी 0.05% से भी कम है। और नरेंद्र मोदी ने उसको भी कहा कि नहीं, ये इस देश में नहीं होगा। लेकिन मोदी सरकार ने इस सुझाव को भी दरकिनार कर दिया था। तो जो कांग्रेस आज पीएम मोदी से उनके स्टैंड के बारे में पूछ रही है, उसे यह पता होना चाहिए कि पीएम मोदी ने अपना स्टैंड तो 2014 में ही क्लियर कर दिया था। इसी तरह से अरुण जेटली को भी लेकर यह आरोप लगाया गया कि तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली भी साल 2018 में इनहेरिटेंस टैक्स का समर्थन कर रहे थे। लेकिन आप देखिए, 2018 से 2024 आ चुका है, लेकिन मोदी सरकार ऐसा कोई टैक्स सिस्टम न लागू करती दिखी, न इसे लागू करने का कोई संकेत दिया। यानी नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लाने वाले। फेज के लिए वोटिंग होनी है, 26 तारीख को मतदान होना है। हम भी मतदान करेंगे श्वेता? बिल्कुल, क्योंकि हमारे इलाके में मतदान 26 तारीख को होनी है और उसके लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। लेकिन अब तीसरे चरण का रण भी श्वेता शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और सभी सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है। आज कौन से दिग्गज कहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दूसरे चरण के लिए जहां चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, वहीं तीसरे चरण के लिए बीजेपी ने धुआंधार चुनावी प्रचार की आज से शुरुआत कर दी है। बीजेपी के दिग्गज नेता तीसरे चरण के रण के लिए मैदान में कूद चुके हैं। बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान संभालने पीएम मोदी आज तीसरे चरण के चुनाव के लिए कई रैलियां करने वाले हैं। पीएम मोदी की आज 4 रैलियां हैं। पीएम मोदी सबसे पहले 11:30 बजे मुरैना में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद 1:15 बजे आगरा में पीएम की रैली है। फिर दोपहर 3:30 बजे बरेली जिले के आंवला लोकसभा क्षेत्र में रैली है। इसके बाद शाम 5:15 बजे पीएम मोदी शाहजहांपुर में रैली करेंगे। पीएम मोदी ही नहीं, बीजेपी के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। अमित शाह का आज तेलंगाना में चुनावी दौरा है, जहां दोपहर 12:30 बजे तेलंगाना के सिद्दीपेट में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे ओडिशा के सोनपुर में रैली करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने में पीछे नहीं है। राजनाथ सिंह का आज यूपी में चुनावी दौरा है, जहां वो लखीमपुर खीरी और इटावा में रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक बन चुके यूपी के सीएम योगी ने भी चुनावी प्रचार में ताकत झोंक रखी है। सीएम योगी की यूपी में 2 चुनावी रैलियां हैं। सीएम योगी आज आगरा और इटावा में बड़ी चुनावी रैली करने वाले हैं।
आग का तांडव देखने को मिला और ऐसी आग लगी कि लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग की घटना सिर्फ जमशेदपुर में देखने को नहीं मिली है, बल्कि उत्तराखंड में भी आग लगने से भारी तबाही हुई है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। धुएं का गुबार उठ रहा है, काले धुएं से आसमान भर गया है। धुएं के विकराल रूप से आग कितनी भयंकर है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आग के तांडव की तस्वीरें झारखंड के जमशेदपुर से सामने आई हैं, जहां प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया, क्योंकि गोदाम में भारी मात्रा में प्लास्टिक का सामान रखा था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैलती गई और पूरे गोदाम को अपने आगोश में ले लिया। आग की सूचना आनन फानन में दमकल विभाग को दी गई, लेकिन जिस गोदाम में आग लगी वो शहर से काफी दूर होने की वजह से दमकल की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पाईं, जिसके चलते गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। इतना ही नहीं, आग तेजी से पूरे इलाके में फैलती गई, जिसके चलते धुएं का विकराल गुबार पैदा हो गया, जिसके बाद इलाके के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग की दूसरी घटना उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से सामने आई, जहां गर्मी और बढ़ते तापमान के साथ जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। सामने आई तस्वीरें जिले के कोटेश्वर रोड पर जंगल की हैं, जहां कई एकड़ के जंगल में आग लगने से हजारों पेड़ जलकर खाक हो गए और इलाके के आसपास रह रहे स्थानीय लोगों को जंगल में लगी आग की तपिश से काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक बच्चे के इलाज में अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा। इसके बाद जो हुआ वो पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी को देख सकते हैं कि कैसे परिजन और अस्पताल कर्मियों के बीच मारपीट शुरू हो गई। बच्चे का पिता अस्पताल कर्मियों की लापरवाही पर इतना नाराज हुआ कि वहां बहस शुरू हो गई। इसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। दरअसल अस्पताल में संदीप कुमार नाम के शख्स का बच्चा तेज बुखार के चलते भर्ती था। संदीप कुमार की पत्नी जब बुखार नापने के लिए थर्मोमीटर लेकर गई तो अस्पताल के स्टाफ ने इनकार करते हुए बदतमीजी कर दी, जिसके बाद पति संदीप की स्टाफ कर्मियों से झड़प शुरू हो गई। काफी देर तक वार्ड में हंगामा जारी रहा। मौके पर पुलिस भी बुला ली गई। पुलिस ने इसे इलाज में पैसों को लेकर हुई झड़प को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया है। केजरीवाल में इलाज को लेकर के पेशेंट और जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन में छोटा मोटा एक झगड़ा हुआ था, उसको लेके 112 गया था और उनके आवेदन के बाद में हम लोगों ने FIR रजिस्टर किया है। इसमें मामला सर क्या है, क्यों आपने मारपीट का? भाई इलाज में पैसे वैसे को लेकर के झगड़ा हुआ था। अस्पताल प्रशासन पर केस की गई है। आगे सर इसमें वही आगे जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुए हंगामे और मारपीट को लेकर जांच शुरू हो गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच में जुटी है ताकि जांच के मुताबिक कार्रवाई हो सके। और लोकसभा चुनाव में बयानबाजी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। भड़काऊ भाईजान के नाम से मशहूर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर तुष्टीकरण को लेकर विवादित बोल बोले हैं। और जब असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान सामने आया तो अपने ही अंदाज में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उसका जवाब भी दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। लोकसभा चुनाव में सियासी बयानबाजी के साथ शब्दों की मर्यादा भी तार-तार होती जा रही है। चुनावों में जीत के लिए बढ़ चढ़कर बयान दिए जा रहे हैं। बयान ऐसे जो न सिर्फ सियासी फायदा पहुंचाए बल्कि लोगों को भी भड़का दें। भड़काऊ बयान को लेकर मशहूर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। बयान ऐसा है कि इसका सियासी तुष्टीकरण हो सके। बिहार के किशनगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने इशारों में बीजेपी को शैतान बता डाला और मुस्लिम समाज को वोटिंग के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया वो आप खुद सुनिए। मगर याद रखिए 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। किसकी कामयाबी होगी? आपकी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो जुमे की नमाज से पहले भी जाइए, जुमे की नमाज के बाद भी जाकर वोट डालिए, मगर आपको अपने पूरे वोट का इस्तेमाल करना है। उधर ओवैसी के शैतानी ताकतों वाले इस बयान पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी भड़क गए। उन्होंने भी अपने स्टाइल में जवाब दिया कि शुक्रवार को मां संतोषी का दिन होता है और सारे शैतान कहने वाले शैतानों का नाश हो जाएगा। शैतान जिसको बता रहे हैं, शैतान को डब्बे में बंद करने का भी मंत्र हम जानते हैं। सारे शैतान को बंद करके उन्हीं के जिम्मे छोड़ दूंगा।
और शैतान जो होता है दूसरे को ही शैतान कहता है। शुक्रवार को संतोषी माता होती है, संतोषी माता का मुंह देख के जाएगा, सारे शैतान नाश हो जाएंगे। चुनाव में जीत के लिए नेता अपनी जुबान पर भी काबू नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि जब कोई ऐसे भड़काऊ बयान देता है तो उसके पलटवार में भी विवादित बोल ही सामने आते हैं।